हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 13th ऑफ जुलाई 2025। 13 जुलाई 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को कवर करने वाले हैं। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन to get the latest video update. So let's move to the first page of the newspaper. डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को। एयर इंडिया जेट क्रैश्ड आफ्टर फ्यूल कट ऑफ सेज इनिशियल रिपोर्ट। तो यहाँ पे AAIB का रिपोर्ट आ गया है। AAIB क्या है? एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने अपना इनिशियल रिपोर्ट को पब्लिश किया और कहा कि फ्यूल स्विचेस शिफ्टेड टू कट ऑफ लेड टू द एयरक्राफ्ट बिकेम एयरबॉर्न। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। वन पायलट आस्क्ड टू द अदर व्हाई डिड ही डू सो। तो अदर पायलट ने यहाँ पे रिस्पॉन्ड किया कि ही डिड नॉट डू सो, मतलब कि उसने ऐसा नहीं किया, पता नहीं ये कैसे हो गया। तो देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, ये अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं है, ये इनिशियल रिपोर्ट है और फाइनल रिपोर्ट अभी आना बाकी है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये इवेंट का सीक्वेंस है, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, कितने बजे के अंतराल में क्या क्या इंसिडेंट हुए। तो एयरक्राफ्ट यहाँ पे जो रनवे 23 है वहाँ से टेक ऑफ किया, लिफ्ट ऑफ किया। उसके बाद आप देखेंगे कि जो हमें कट ऑफ का जो स्विच है ये हमें चेंज होता हुआ हमें देखने को मिला कट ऑफ पे विद इन द इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। फिर पायलट ने यहाँ पे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो अदर पायलट ने रिस्पॉन्ड किया कि उसने ऐसा नहीं किया है, पता नहीं अचानक कैसे हो गया। वापस से फ्यूल का जो स्विच है उसको रन मोड पे लेकर आया गया, लेकिन ये उस टाइम पे तब तक यहाँ पे इसके जो इंजन्स हैं वो फेल हो गए थे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एयरक्राफ्ट है जो इस तरीके से जाना चाहिए था वो ऐसे इस इन्वर्टेड डायरेक्शन में यहाँ पे आ गया। तो अगेन इसकी वजह से हमें यहाँ पे मेडे कॉल देखने को मिला और ATC ने नोटिस किया, एयरक्राफ्ट का जो क्रैशिंग है उसको नोटिस किया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोगों को पता होना चाहिए। इवेंट के जो सीक्वेंस है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। हालांकि मैं आप सभी को बता दूं कि AAIB जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, इन्होंने कोई भी यहाँ पे एक्शन रिकमेंड नहीं किया है आइदर ऑन बोइंग 787 एयरक्राफ्ट ऑन GEnx-1B इंजन। ठीक है, तो इनके ऊपर कोई भी एक्शन अभी रिकमेंड नहीं किया है। जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाता है तब तक यहाँ पे कुछ भी नहीं किया जा सकता। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। इंडियाज पुअर रिजॉर्टिंग टू इनफॉर्मल क्रेडिट सेज डाटा। तो यहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा कि लगभग 96% ऑफ द पॉपुलेशन के पास यहाँ पे बैंक अकाउंट है, बट स्टिल डाटा एंड एनालिसिस शोज दैट a vast part of India's poor and lower income household are increasingly resorting to the informal and more expensive source of borrowing। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इस आर्टिकल में एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, दैट इज माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस लोन क्या है? इट इज़ अ प्रॉक्सी फॉर नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। ये नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के लिए एक प्रॉक्सी है। एज अ बोरोवर प्रोफाइल्स आर लार्जली सिमिलर्स। तो इस चीज़ को भी आप लोग लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ के तरफ। सेंटर एग्जाम्स 78% ऑफ थर्मल प्लांट्स फ्रॉम इंस्टॉलिंग की एंटी पॉल्यूटिंग सिस्टम। तो ये इंपॉर्टेंट है। यूनियन जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर है इन्होंने एग्जाम्प्ट किया है मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज थर्मल पावर प्लांट्स के फ्रॉम इंस्टॉलिंग फ्लू गैस डायसल्फराइजेशन सिस्टम विच आर डिज़ाइन टू कट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इमिशन। तो ये इंपॉर्टेंट है। FGDs जो सिस्टम है ये यहाँ पे मना किया है इंस्टॉल करने से इन मेजर जो इंडिया के थर्मल पावर प्लांट्स जो सिस्टम है उसमें। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। जो फ्लू गैस है और रेसिड्यू फ्रॉम बर्निंग फ्यूल इन थर्मल पावर प्लांट इमिट्स SO2 which can mixed in atmosphere and create secondary particulate matter linked to air pollution। तो ये इस चीज़ को लिख लीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ से हो सकता है क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में बन जाए और आपको यहाँ पे लिखने का मौका मिल जाए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। देयर आर अबाउट 180 TPPs in India and a single plant can have multiple units।
So now on, only about 11% of India's 600 thermal power plants unit located within the 10-kilometer radius of the national capital region or cities within a population of at least a million or coming under the category of A have to mandatory install FGDs। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है कि आपको कहाँ पे ये जो सिस्टम है उसको इंस्टॉल करना है, FGDs को कहाँ पे इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। एटलीस्ट यू हैव अ पॉपुलेशन ऑफ 1 मिलियन, तो ये 1 मिलियन यहाँ पे आपकी पॉपुलेशन होना चाहिए एंड कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ ए। तो ये मैंडेटरी करता है कि FGD को इंस्टॉल करने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। अनदर 11% ऑफ TPPs under category B located within 10 km of radius critically polluted area CPA and non-attainment cities may and may not have installed the system। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो दूसरा कैटेगरी है 11% का, इसके अंदर क्या हो सकता है, ये कैटेगरी बी है, तो इसके अंदर आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। कैटेगरी सी में यहाँ पे FGD को यहाँ पे इंस्टॉल करने से मना किया है। होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। 6 killed 8 इंजर्ड एज बिल्डिंग कोलैप्सेस इन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, प्रॉब लॉन्च। पता नहीं क्या हो रहा है, बिल्डिंग कोलैप्स हो रही है। 2025 का साल ही पता नहीं इतना बुरा क्यों होता जा रहा है। हमने एयर इंडिया का क्रैश देखा, उसके बाद अभी देखेंगे ये बिल्डिंग क्रैश हो गया, एक ब्रिज कोलैप्स हो गया, बहुत से इंसिडेंट हमने यहाँ पे देखा है। अब सोच रहे हैं कि अब कुछ अच्छा होगा, अब कुछ अच्छा होगा, फिर कुछ ना कुछ यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो 4 स्टोरी बिल्डिंग यहाँ पे कोलैप्स हुआ है, जिसमें 6 लोगों की जानें चली गई, जिसमें 2 साल की बच्ची भी है। और मैं आप सभी को बता दूं अगेन, ये इंसिडेंट बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग था, क्योंकि इनकी फैमिलीज़, इनके बच्चे बहुत, इन्होंने यहाँ पे आप देखेंगे कि पिक्चर आप देख सकते हैं, ये पिक्चर बयां करने वाली नहीं है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ के बारे में यहाँ पे पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे प्रॉब स्टार्ट हो गया है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कंस्ट्रक्शन किस तरीके से हुआ था बिल्डिंग का, तो ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे होगी, मतलब कि इस चीज़ के ऊपर रिपोर्ट अभी आएंगे। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। IIM कलकत्ता स्टूडेंट हेल्ड फॉर अली रेप ऑन कैंपस। देखिए अभी इसको पकड़ लिया गया है, एक्यूज़ को। कोलकाता पुलिस ने सैटरडे को अरेस्ट किया प्रेमानंद महावीर तोपनावर, तो इसको अरेस्ट किया है। 26 साल का ओल्ड स्टूडेंट है, ये IIM कलकत्ता का स्टूडेंट है इन कनेक्शन विद द अलीग रेप ऑफ मेंटल हेल्थ काउंसलर ऑन हॉस्टल प्रेमिसेस ऑफ द इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इसके ऊपर यहाँ पे चार्जेस लगाए गए हैं, तो ये चार्जेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय न्याय संहिता के तहत इसके ऊपर ये चार्जेस लगाए हैं। और कोलकाता पुलिस ने सैटरडे के दिन इस इंडिविजुअल को अरेस्ट किया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, डू नॉट जंप टू कंक्लूजन, फाइनल रिपोर्ट अवेटेड सेज मिनिस्टर। तो यहाँ पे देखिए सिविल एविएशन के जो मिनिस्टर हैं, इन्होंने कोई भी कमेंट करने से अभी मना कर दिया है। एयर इंडिया के जो फ्लाइट क्रैश हुआ उसके ऊपर कहा है कि अभी ये इनिशियल रिपोर्ट ही आया है। ठीक है, इनिशियल रिपोर्ट आया है, कोई भी यहाँ पे फाइनल रिपोर्ट पब्लिश नहीं किया गया है। तो फाइनल रिपोर्ट जब तक पब्लिश नहीं किया जाएगा तब तक इसके ऊपर बोलना अभी कुछ यहाँ पे सही नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड वॉट एवर द फाइंडिंग्स ऑफ AAIB ने अब तक जो फाइंडिंग्स किया है उसको इन्होंने कमेंडेबल बताया है। इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कीजिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पे 9th पेज पाइएगा, तो नीचे की तरफ यहाँ पे ये न्यूज़ आया हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है कि जो अंडर ग्रेजुएट यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे जो एंटी रैगिंग सिस्टम चलाया गया था कि रैगिंग नहीं होगा, रैगिंग को बंद करना है, क्योंकि इससे सुसाइड के केसेस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ओके, स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ये फेल होता हुआ हमें यहाँ पे देखने को मिला है, तो ये इम्पॉर्टेंट है और इसके बारे में आप लोगों को लिखना है कि ये फेल होता हुआ हमें यहाँ पे देखने को मिला है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट 2022 नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट, students accounted for 7.6% और 13,044 ऑफ ऑल सुसाइड डेथ केस इन इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को लिख लीजिएगा। यहाँ पे एग्रीकल्चरल लेबर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें अंदर इंक्लूडेड हैं। और मैं आप सभी को बता दूँ इतने कंप्लेंट यहाँ पे रिकॉर्ड किए गए हैं
पिछले कुछ 9 सालों में ये लगभग इतने जो कंप्लेंट्स हैं ये रिकॉर्ड किए गए हैं। और यहाँ पे देखिए अभी ये जो बेंच है ये जो सुओ मोटो है उसको यहाँ पे इनिशिएट करने वाली है, तो ये इंपॉर्टेंट इस चीज़ को लिख लीजिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, एनरोलमेंट नियरली डन इन थर्ड फेज ट्रायल्स फॉर इंडियाज फर्स्ट डेंगू वैक्सीन। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसका तो थर्ड फेज है ये हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फॉलोइंग एन अनाउंसमेंट बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड पैनिसिया बायोटेक लिमिटेड to initiate third phase of trial, about 8,000 of the targeted 10,000 participants have enrolled in the third phase of clinical trial for a dengue vaccine in India। ठीक है, तो डेंगू वैक्सीन इंडिया में इसका थर्ड फेज चल रहा है, क्लिनिकल ट्रायल इसका चल रहा है। उसके लिए 10,000 के आसपास जो रजिस्ट्रेशन है वो होने थे, उसमें से 8,000 हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट है 8,000 हो चुके हैं, ये यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए। और लगभग ये जो ट्रायल है ये 20 सेंटरों में चल रहा है अक्रॉस द कंट्री। और इन इंडिया all 4 stereotype of dengue virus are known to circulate or co-circulate in many regions, so it's vital to ensure that we have an effective vaccine that achieve good efficacy for all 4 stereotypes। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी आप लोग लिख लीजिएगा। द ट्रायल इज प्राइमरली फंडेड बाय ICMR। ठीक है, तो ये जो ट्रायल है ये किसके द्वारा फंड किया जा रहा है? ICMR के द्वारा फंड किया जा रहा है विद पार्शली सपोर्ट फ्रॉम पैनिशिया बायोटेक। तो ये यहाँ पे पैनिशिया बायोटेक का भी यहाँ पे हाथ है इसके अंदर। ओके, और कहाँ पे किस किस रीजन में ये जो प्रोजेक्ट्स है वो हमें देखने को मिल रहा है? चेन्नई, जो पुणे है उसमें, हैदराबाद हो गया, दिल्ली हो गया, तो इन जगहों पे आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगे। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं 10th पेज पे। STPI एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कंपनी है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया कंपनी है। इट एम्स टू स्प्रेड IT सेक्टर जो ग्रोथ नेशन वाइड है। तो नेशन वाइड में IT सेक्टर का जो ग्रोथ है उसको यहाँ पे स्प्रेड करने का यहाँ पे इसका मेन मकसद है। और ये इम्पॉर्टेंट है आज के डेट में। अगर आप देखें तो IT का जो सेक्टर है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। बच्चे यहाँ पे इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं। क्यों इंटरेस्टेड हैं? क्योंकि इसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो चौंका देती है। कभी कभी इंसान को ही नहीं पता होता है कि क्या हो जाता है, कैसे हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें IT सेक्टर में देखने को मिलता है। ओके, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जो कि एक बॉडी है विच सेटअप अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये बॉडी किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। इसका फॉर्मेशन यहाँ पे 1991 में किया गया था to promote the growth of tech sector by offering software certification, tax holidays and incentive and high speed data connection, is now repositioning itself to be able to drive the next wave of digital transformation that is set to sweep across the country। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस स्टेटमेंट को आप लोग लिख लीजिएगा। इसका मेन मकसद क्या है कि जो टेक सेक्टर है उसको, उसकी जो ग्रोथ है उसको प्रमोट करना बाय ऑफरिंग सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेट्स, टैक्स हॉलीडेज, इंसेंटिव, हाई स्पीड डाटा कनेक्शन। अभी इसका जो यहाँ पे ट्रांजिशन है इसको चेंज करने की बात की गई है, एक नया वेव लेके आने की बात की गई है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, जो कि इंडिया को एक नया शेप देगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोगों को हाईलाइट करना है अपने न्यूज़पेपर में भी। ओके, अकॉर्डिंग टू हिम देयर वॉज एन इमीडिएट नीड टू शिफ्ट IT और IT enabled services to smaller cities and towns, and STPI has been encouraging and assisting entrepreneurs towards this move। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए IT और IT enabled जो सर्विसेज हैं उसको स्मॉलर टाउन, लोअर टाउन्स में भी ले आने की बात की जा रही है, ताकि उन लोगों को भी यहाँ पे इस चीज़ का जो सर्विसेज है वो मिले। और जो STPI है इस चीज़ के रिगार्डिंग यहाँ पे जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको असिस्ट कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं, ताकि ये जो मूव है इसको सक्सेसफुली अच्छे से कर लिया जा सके, इसको अचीव कर लिया जा सके। STPI since its inception some 34 years ago played a pivotal role in transforming India's IT sectors। ठीक है, तो इंडिया के IT सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए STPI ने यहाँ पे एक अच्छा रोल परफॉर्म किया है। जब भी हम यहाँ पे देखेंगे कि जो सॉफ्टवेयर के जो यूनिट्स हैं वो उसमें हमें यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिले हैं। तो होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ, जो कि इसी के पैरेलल में है। नीड टू एक्सेलरेट डोमेस्टिक नेचुरल रबर प्रोडक्शन।
यहाँ पे देखिए हमारा जो नेचुरल रबर का जो कंजप्शन है इट इज़ प्रोजेक्टेड टू रीच बाय 20 लाख टन्स बाय 2030। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो नेचुरल रबर का जो कंजप्शन है वो यहाँ पे बढ़ने वाला है। तो इसके ऊपर यहाँ पे गवर्नमेंट को सोचना होगा और स्कीम्स लेके आने होंगे, इनिशिएटिव्स लेके आने होंगे ताकि इस सेक्टर में भी फोकस किया जा सके। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया गया है, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे और उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, इंडियन नेचुरल रबर ऑपरेशन फॉर असिस्टेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो कि लॉन्च किया गया था बाई ATMA मेंबर्स कंपनीज, ठीक है। ATMA मेंबर्स कंपनीज में कौन कौन से आते हैं, अपोलो, CA, JK टायर्स एंड MRF इसके अंदर आते हैं और ये कोलैबोरेशन है किसके साथ, रबर बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ। इसका मेन मकसद क्या था, टू डेवलप 2 लाख हेक्टर्स ऑफ न्यू रबर पावर प्लांट अक्रॉस द नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट बंगाल में लगभग 2 लाख के आसपास जो यहाँ पे हेक्टर में नया रबर प्लांटेशन जो ड्राइव है इसको लेके आने का इसका मेन मकसद था। ओवर 1.25 लाख हेक्टर्स हैव बीन ब्राउट अंडर कल्टिवेशन इन फर्स्ट 4 ईयर, ओके। अब देखेंगे कि पहले 4 साल यहाँ पे आप देखेंगे कि इस रीजन में 1.2 लाख हेक्टर के आसपास यहाँ पे जो चीज़ें हैं कल्टीवेशन यहाँ पे की गई है रिगार्डिंग द रबर प्रोडक्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा चीज़ें। अगर कोई भी डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। साइंस सेक्शन को स्किप कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द FAQs, तो दोनों ही आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया। अभी यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट को पब्लिश किया था जिसमें यहाँ पे बताया कि इंडियन इकोनॉमी का जो यहाँ पे पिक्चर है वो बहुत ही यहाँ पे बुरा है, क्योंकि आप देखेंगे इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, इनइक्वालिटी जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ओके। हालांकि मैं आप सभी को बता दूं कि इसके अंदर मैं यहाँ पे हमने देखा है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी रिड्यूस हुआ है, साथ ही साथ इनइक्वालिटी भी रिड्यूस हुआ है, बट इतना नहीं हुआ है कि उन सारी जो नीड्स है उसको पूरा कर सके, ठीक है। जीनी ने यहाँ पे अपने रिपोर्ट्स में बताया कि 0 से 1 तक वो मेज़र करते हैं, जिसमें 1 का मतलब होता है एक्सट्रीम इनइक्वालिटी, ओके। और इसमें हमें गिरावट देखने को मिला है। पहले अर्लियर इट वाज 0.288 था 2011-12 में, 2011-12 में। नाउ इट हैज़ रिड्यूस टू 0.255 इन 2022-23। तो डिक्रीज तो हुआ है, रिड्यूस तो हुआ है, बट स्टिल यहाँ पे अभी जो इनइक्वालिटी है वो हमें अपने इकोनॉमी में देखने को मिलता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि इसके अंदर बहुत सारी जो पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट किया है मैंने, इवन पूरा आर्टिकल हाईलाइटेड है क्योंकि कुछ पॉइंट मुझे यहाँ पे स्किप करने को नहीं मिला। दिस फाइंडिंग वॉज highlighted by the government as a vindication of its growth policies and economic management. However, as plenty of commentators have pointed out, the fact highlighted by World Bank do not provide a true picture of इनइक्वालिटी इन द कंट्री, ठीक है। क्योंकि देखिए ऐसा यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि इनइक्वालिटी इन कंजप्शन में बी लो विच इज़ इन इटसेल्फ अ कंटेस्टेड फैक्ट, लेकिन यहाँ पे इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया आर एक्सट्रीमली हाई एंड हैव इंक्रीज ओवर टाइम, मेकिंग इंडिया वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा हाई है रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी, और जिसकी वजह से यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें तो इंडिया को यहाँ पे मोस्ट अनइक्वल इकोनॉमी माना जाता है। तो इस चीज़ को भी हाईलाइट कर लीजिएगा ना। व्हाट इज़ कंजप्शन इनइक्वालिटी। कंजप्शन इनइक्वालिटी क्या है। द इनइक्वालिटी फिगर डिटेल बाय वर्ल्ड बैंक आर नॉट ऑफ इनकम और वेल्थ बट ऑफ कंजप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनइक्वालिटी का फिगर है जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पे डिस्क्लोज किया गया है, इट इज़ नॉट ऑफ इनकम और वेल्थ, इट इज़ ऑफ कंजप्शन से रिलेटेड है। दिस इज़ प्रॉब्लमेटिक फॉर सेवरल रीज़न, बहुत से रीज़न के लिए ये प्रॉब्लमेटिक है। पहला यहाँ पे ये है और दूसरा यहाँ पे ये है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कौन कौन से रीज़न है, ओके। पहला क्या है, इनइक्वालिटी इन कंजप्शन विल ऑलवेज बी लोअर दैन इनइक्वालिटी इन वेल्थ एंड इनकम, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंजप्शन है, कंजप्शन में जो इनइक्वालिटी है ये आपका वेल्थ और इनकम से हमेशा कम होना चाहिए, ठीक है। ये आपका वेल्थ और इनकम से हमेशा
कम होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के ऊपर आप लोग यहाँ पे जोर दीजिएगा। ओके, अ पुअर हाउस होल्ड विल स्पेंड अ मेजॉरिटी ऑफ इट्स इनकम ऑन नेसेसिटी ऑफ लाइफ एंड विल हैव वेरी लिटिल सेविंग। एक पुअर हाउस होल्ड में आप जाइएगा तो वहाँ पे आप देखिएगा कि ज़्यादातर जो उसकी इनकम है वो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ को पूरा करने में चला जाता है और उसके पास बहुत ही कम सेविंग के चांसेस रहते हैं। ओके, इफ़ इट्स इनकम डबल, अगर उसकी इनकम को डबल कर दिया जाए तो जो कंजप्शन स्पेंडिंग है इट विल नॉट डबल, सिंस द हाउस होल्ड विल नाउ बी एबल टू सेव सम अमाउंट ऑफ इट्स इनकम। ठीक है, तो देखिए अगर उसका इनकम डबल हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि उसकी जो यहाँ पे कंजप्शन है वो भी डबल हो जाए। ठीक है, उसके कंजप्शन डबल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हाउस होल्ड के पास चांस क्या रहेगा कि जो अमाउंट जो उसने बढ़ाया है, ठीक है, उसकी सैलरी में जो अमाउंट इंक्रीज हुआ है तो वहाँ से जो सेविंग का परसेंटेज है वो इंक्रीज हो जाए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के ऊपर भी हाईलाइट कीजिएगा। इट्स कंजप्शन लेवल विल नॉट राइज इन सेम प्रोपोर्शन एज देयर इनकम, मतलब कि उसके इनकम के साथ साथ जो कंजप्शन का लेवल है उसी कंटेम्परेरी में नहीं बढ़ेगा। अगर ये इसका इनकम है तो मे भी हो सकता है इसका कंजप्शन इस तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिले। ठीक है, तो ये बाकी जो चीज़ें हैं ये कहाँ चली जाएगी, सेविंग्स में चली जाएंगी। तो इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के ऊपर आप लोग जोड़ दीजिएगा। 10 कंजप्शन इनइक्वालिटी विल ऑलवेज बी लेस दैन इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी। ठीक है, तो कंजप्शन इनइक्वालिटी हमेशा किससे कम होगा, वेल्थ और इनकम इनइक्वालिटी से कम होगा। दूसरा रीजन यहाँ पे बताया गया है दैट देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स विद द यूज ऑफ डाटाबेस फॉर कैलकुलेशन ऑफ इनइक्वालिटी। ओके, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, किस डाटा को कैसे लिया गया है इनइक्वालिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें नहीं पता। ओके, डाटा ऑन कंजप्शन स्पेंडिंग कम्स फ्रॉम हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे HCES of 2011-12, 2022-23. These surveys may provide accurate information in low level of expenditure but unable to capture extremely high income, thus providing an underestimation of inequality. देखिए ये जो डाटा है, इन्होंने जो डाटा लिया है, ये जो सर्वे इन्होंने किया है, हो सकता है लोअर लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर के लिए ये जो सर्वे है इसमें अपनी डाटा को इन्होंने अच्छे तरीके से एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड किया हो, बट यहाँ पे एक्सट्रीमली हाई इनकम के लिए यहाँ पे ये चीज़ें नहीं हैं। मतलब कि एक्सट्रीमली हाई इनकम में अगर आप देखेंगे कि सेम डाटा को या फिर सेम सर्वे को कंडक्ट किया जाए तो वो चीज़ें यहाँ पे हो सकती है डिफ्रेंशिएट हमें वहाँ पे देखने को मिले। फर्दर मोर देयर हैव बीन अ सिग्निफिकेंट मेथोलॉजिकल चेंजेस बिटवीन द टू सर्वे दैट रेंडर देयर इनकम्पैटिबल एंड डू नॉट अलाउ फॉर द कंपैरिजन ऑफ इनइक्वालिटी लेवल ओवर द टाइम। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। नाउ व्हाट आर द लेवल ऑफ इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी? द लो Gini mentioned by World Bank therefore relate to the consumption inequality and cannot be compared to level of income worldwide. Now what are true level of income inequality? Calculating the actual level of income एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। ठीक है, जो हमारा एक्चुअल इनकम और वेल्थ की जो इनइक्वालिटी है उसको कैलकुलेट करना इंडिया में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, सिंस ऑफिशियल सर्वे टेंड टू मिस आउट ऑन एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ इनकम एंड वेल्थ। हाउएवर रिसर्चर्स एट द वर्ल्ड इनइक्वालिटी डाटाबेस led by Thomas Piketty have analyzed several sources of data including national level survey, tax record and published a list of extremely rich in India estimating more accurate indicator of inequality। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, अपनी डाटा इन्होंने पब्लिश किया, बहुत से एनालिसिस के बाद बहुत से जगहों से इन्होंने डाटा को लिया है, जैसे कि नेशनल लेवल सर्वे से, टैक्स रिकॉर्ड से, और बाद में इन्होंने जाके यहाँ पे डाटा को पब्लिश किया। दीज एस्टिमेट प्रोवाइड अ मोर सोबरिंग लुक एट स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया। ठीक है, तो ये कुछ इमेजेस यहाँ पे इन्होंने जो रिपोर्ट फाइंडिंग की है उसकी यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो डाटा है वो हमें यहाँ पे पता चलती है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे आउट ऑफ 218 इकोनॉमीज कंसिडर्ड इन द WID देयर आर 170 इकोनॉमीज विथ लोअर लेवल ऑफ इनइक्वालिटी मेकिंग इंडिया वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो 218 इकोनॉमीज को इन्होंने ये कंसिडर करते हैं, जिसमें से 170 इकोनॉमीज यहाँ पे लोअर लेवल ऑफ इनइक्वालिटी के अंदर आते हैं, जिसमें इंडिया भी है, और इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, ऐसा यहाँ पे ये रिपोर्ट में बताता है। बट मैं
आप सभी को बता दूं कि इंडिया को यहाँ पे रैंक करना इतना आसान नहीं है कि क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी आबादी है, यहाँ पे हायर क्लास ऑफ लोग ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, उनकी इनकम में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन हमें देखने को मिलता है। इसलिए पिक्चर कुछ और बताती है, रिपोर्ट्स कुछ और बताती हैं, हमें यहाँ पे सही स्टोरी नहीं मिल पाता है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखेंगे। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। हाउ इज़ मिजोरम हैंडलिंग द रिफ्यूजीज क्राइसिस। देखिए, मिजोरम में यहाँ पे चीज़ें गड़बड़ होती हुई हमें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि म्यांमार से बहुत से लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और ये जो आर्टिकल है ये मैंने पहले भी पढ़ाया था। आप देखेंगे कि लगभग 4000 के आसपास यहाँ पे जो रिफ्यूजीज हैं वो यहाँ पे मिज़ोरम में आ गए हैं फ्रॉम द साइड ऑफ म्यांमार। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि एक हमें गन फाइट देखने को मिला बिटवीन द टू एंटी जनता आर्म्ड फोर्स, जिसका नाम है चिन नेशनल डिफेंस फोर्स CNDF एंड चिनलैंड डिफेंस फोर्स होंगलोन। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। द टू ग्रुप आर द पार्ट ऑफ पीपल डिफेंस फोर्स अलाइंड विद द प्री डेमोक्रेसी नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार। ठीक है, तो ये दोनों इस चीज़ का पार्ट है, ये भी लिखना है आप लोगों को। दे आर सेड टू हैव टर्न्ड अगेंस्ट ईच अदर टू कंट्रोल एरिया ऑफ द रीजन। ठीक है, तो ये मतलब कि मैक्सिमम अगर आप देखें तो जो केसेस हैं वो कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे होते हैं, मतलब कि हमारा इस रीजन में दबदबा हो जाए, ऐसे हमारा यहाँ पे बन जाए, तो उसके लिए यहाँ पे ज़्यादातर हमें फाइट्स देखने को मिलते हैं। प्रेजेंट डे में अगर आप देखें तो जो मिज़ोरम है इट हैज़ बीन यूज टू म्यांमार नेशनल मूविंग इन आउट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं आप सभी को ये वाला जो पार्ट है ये एकदम इंपॉर्टेंट और अच्छे तरीके से बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसके अंदर बहुत से फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पे चीज़ों को बताया गया है कि 4000 के आसपास रिफ्यूजेज हैं, बाकी कहाँ कहाँ से कैसे कैसे लड़ाई होती है वो यहाँ पे बताया गया है। लेकिन इसके अंदर फैक्ट है, ठीक है, कि यहाँ पे फ्री मूवमेंट रिजीम कितना है, अर्लियर कितना था। ठीक है, 1968 में इट वाज 40 किलोमीटर, मतलब 40 किलोमीटर तक आप एक दूसरी कंट्री में क्या कर सकते हैं, वॉकआउट कर सकते हैं, घूम सकते हैं फ्रीली। लेकिन बाद में 2004 में इसको कम कर दिया गया, 16 किलोमीटर तक लेकर आया गया। ठीक है, और एडिशनल रेगुलेशंस यहाँ पे एनफोर्स किए गए 2016 में। बाद में अगर आप देखें तो फरवरी 2024 में सेंटर ने फिर से अनाउंस किया कि जो FMR एरियाज़ है, फ्री मूवमेंट रिजीम है, इसको सीज करके 10 किलोमीटर तक कर देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आप देखेंगे कि दिसंबर 2024 में ये सारी जो चीज़ें हैं ये 10 किलोमीटर तक कर दी गई। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी आप लोग लिख लीजिएगा, तो आपकी आंसर राइटिंग में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। अर्लियर इट वॉज 40 किलोमीटर, नाउ इट रिड्यूस लेटर टू 16 एंड इट फर्दर लेटर रिड्यूस टू 10 किलोमीटर। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, जो स्टेट गवर्नमेंट है, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं और विलेजेस प्रोवाइड फूड, शेल्टर एंड सिक्योरिटी टू द रिफ्यूजीज ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। ऑल्दो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर आस्क्स द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बॉर्डरिंग म्यांमार नॉट टू लेट रिफ्यूजीज इन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे इनिशिएटिव ले रहे हैं, सिविल सोसाइटी के जो ग्रुप्स हैं वो इनिशिएटिव ले रहे हैं, और जो वहाँ के विलेजर्स हैं उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की बेसिस पे उनको फूड, शेल्टर और यहाँ पे जो सिक्योरिटी जैसी चीज़ें हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड कराएं। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो बॉर्डर्स हैं उसको यहाँ पे सीज करने के लिए कहा है, ताकि और रिफ्यूजीज यहाँ पे अंदर ना आ जाएं। ठीक है, क्योंकि रिफ्यूजीज आते हैं और हम देखते हैं हमारी कंट्री में बवाल हो जाता है भैया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी आप लोगों को चीज़ों के बारे में क्लैरिटी होना चाहिए। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ओके, कमेंट सेक्शन यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला हुआ है। इंडिया देखिए कोई भी सिग्नेटरी का पार्ट नहीं है, ना ही 1951 रिफ्यूजीज कन्वेंशन का, ना ही इट डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक नेशनल रूल्स, नेशनल लॉज ऑन रिफ्यूजीज। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई हमारा प्लान नहीं है कि हम इसके सिग्नेटरी हैं तो हमें ऐसा करना है, मैंडेटरी है, बट एज अ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के बेसिस पे हम वो चीज़ें करते हैं, बट इट इज़ नॉट लीगल। ठीक है, तो ये लीगल नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, वर्ल्ड सेक्शन पे मूव करते हैं। ट्रंप ने मैक्सिको और EU यूरोपियन यूनियन के ऊपर लगभग 30% के आसपास टैरिफ को अनाउंस किया है फ्रॉम 1 अगस्त। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, 6 killed as Russia fires 597 drones, 26 लॉन्ग रेंज मिसाइल टुवर्ड्स यूक्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे 6 लोगों की जो है मौत हो गई है, और रशिया ने लगभग 600 ड्रोन्स और 26 यहाँ पे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को
लॉन्च किया है अगेंस्ट द यूक्रेन, जिसके ऊपर आप देखेंगे तस्वीरों में यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डैमेज पहुँचा है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा।